हेलो स्टूडेंट, मैं हितेश सक्सेना क्लास 10th को पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपको क्लास में पढ़ा चुका था। मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में हमने पढ़ा दिया था क्लास 10th को। अब हम उससे आगे पढ़ाने की बात करते हैं। तो हम मेगा स्पोरोजेनेसिस से आगे पढ़ा रहे हैं आपको। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में मैंने आपके लिए ओव्यूल का एक डायग्राम बना दिया था, जिसमें मैंने समझाया था कि फ्लावर के अंदर ओवरी में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कार्पिलरी स्ट्रक्चर में बंद रहता है, जिसको ओवरी कहते हैं। आज हम उसी से आगे पढ़ने की बात करते हैं। तो ओव्यूल के अंदर एक चीज होती है जो उसका मेगा स्पोर कहलाता है, जिसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो सैक एक मुख्य चीज है जिसको हम पढ़ते हैं। एम्ब्रियो सैक जो होता है वो एक डिप्लॉयड सेल होती है, तो हम इस पर पढ़ते हैं द एम्ब्रियो सैक इज अ डिप्लॉयड सेल। तो इसका जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, वो क्या है? एम्ब्रियो सैक पहले एक ट्यूबेल सेल होती है, एक छोटी सी ट्यूबेल सेल है जो ओव्यूल के अंदर बंद होती है। जब हम इसका निर्माण की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक छोटी सी सेल है जो टू हैंड है। तो हम जानते हैं कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें एक डिवीजन होता है जिसका नाम है मियोसिस। तो मियोसिस डिवीजन जो होता है वो हमेशा जर्मिनल सेल में होता है, जो डिप्लॉयड होती है उनमें। तो इसमें मियोसिस होता है और मियोसिस में हमेशा क्या होता है, डिप्लॉयड सेल से चार हैप्लॉयड सेल का निर्माण होता है। ये चार हैप्लॉयड सेल्स इसमें बन जाती है। अब इनमें से हम देखेंगे तो ऊपर की ये जो सेल्स हमको दिखाई दे रही है, जिसमें से ऊपर की 3 सेल्स छोटी होती हैं और नीचे की एक सेल जो होती है वो लार्ज होती है। हम इसको कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये हमने 3 ऊपर की जो दिखा दी है, ये 3 सेल छोटी दिखा दी है और एक सेल बड़ी दिखा दी है हमने। इसमें हम देखते हैं कि जो 3 सेल है ये वाली ये डीजेनरेट हो जाती है और ये ग्रो करती है। अब ये जो एक सेल ग्रो कर रही है, इसमें हम एक सेल के ग्रो की चीज दिखाएंगे। अब हमारे पास एक सेल ग्रो कर रही है फूल के अंदर, जो हम एम्ब्रियो सेल की बात कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये ओव्यूल था, ये ओव्यूल था, ये जो इसमें समझा रहे हैं हम लोग। तो हम इसके निर्माण की बात कर रहे हैं इसमें। तो इसका ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके निर्माण की बात कर रहे हैं। ये एम्ब्रियो सेल है। तो हम बता रहे हैं कि एम्ब्रियो सेल पहले इस तरह का था, 2 एन सेल थी जिसमें मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हुई और 4 हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो गई। तो इसने क्या बनाई? 4 हैप्लॉयड सेल बनाई, जिनमें से ऊपर की 3 सेल छोटी थी, एक सेल बड़ी थी। जो ऊपर की 3 छोटी थी वे डीजेनरेट हो जाती हैं और एक सेल ग्रो करती है। अब जो एक सेल ग्रो कर रही है, इसमें सबसे पहले माइटोसिस होगा, क्योंकि अब ये एक हैप्लॉयड सेल है इसीलिए। अब इसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस के बाद इसकी जो न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियाई बनाएगी, क्योंकि 2 डॉटर न्यूक्लियाई, ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो 2 डॉटर न्यूक्लियाई के बाद ये क्या होता है कि एक दूसरे के अपोजिट पोल पर कलेक्ट हो जाते हैं। अब ये एक दूसरे के अपोजिट पोल पर इकट्ठे हो गए और फिर से इनमें माइटोसिस की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। माइटोसिस चली और दोनों स्थानों पर 4-4 सेल्स बन जाते हैं। प्रत्येक स्थान पर यानी कि प्रत्येक पोल पर आप देख रहे हैं 4-4 सेल बन गए। इन 4-4 सेल में से क्या होता है, दोनों पोल से एक एक सेल बीच में आ जाता है। एक एक जो न्यूक्लियाई था वो बीच में आ गया। इन दोनों को हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई प्रत्येक पोल से बीच में आ जाते हैं। उसके बाद
ये जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज करता है, जबकि ये न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते। इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है, याद रखिएगा इस चीज को। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ये इस तरह से फ्यूज करता है और साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद दो डिप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद अब इसका अरेंजमेंट हो जाता है पूरा। अब इसमें जो ऊपर की 3 सेल देख रहे थे आप, ये इस तरह से कुछ अरेंज हो जाती है। ऊपर की 3 सेल इस तरह से अरेंज हो गई और नीचे की एक सेल आकार में बड़ी हो जाती है और दूसरा छोटी, इस तरह से। ये 3 जो सेल बची थी, इनमें से एक जो सेल थी वो आकार में बड़ी हो जाती है, तो ऊपर वाली सेल को हम कहेंगे एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। और बीच में आपको पता ही है दो सेकेंडरी न्यूक्लियाई बीच में प्रेजेंट है इसके, जैसा कि हम डायग्राम में ऊपर देख रहे हैं। तो इसमें से इस चीज को हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई। और इसको जो बड़ी वाली सेल थी इसको कहते हैं एग सेल, और जो दो छोटी वाली जो सेल थी उनको कहते हैं सिनर्जिड्स। इनको सिनर्जिड्स बोला जाता है। अब आपको पता है कि ओव्यूल में एक सेल और सिनर्जिड्स के नीचे की तरफ है, तो इस वाले भाग को हम जानते थे ओव्यूल में माइक्रोपाइलर एंड के नाम से। तो इसलिए ये वाली जो सेल्स हैं वो कहां पर इकट्ठी हो जाती हैं? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। और ऊपर वाली जो एंटीपोडल सेल थी वो ऊपर की तरफ इकट्ठी है, तो ऊपर वाले भाग को हम ओव्यूल के कहते थे चेलेजर एंड। तो ये वाली जो सेल्स हैं वो कहां इकट्ठी हो जाती हैं? चेलेजर एंड पर। तो इस तरह से हमारा मेगास्पोर तैयार हो जाता है। और मेगास्पोरोजेनेसिस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं मेगास्पोरोजेनेसिस क्या थी, कि द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इनटू द मेगास्पोर मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। हम देख रहे हैं मियोसिस प्रक्रिया द्वारा पूरे मेगास्पोर के बनने की प्रोसेस, एक मेगास्पोर मदर सेल यानी कि ओव्यूल में मेगास्पोर के बनने की प्रक्रिया ही मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। तो हमने देखा कि ये जो मेगास्पोर है इसका निर्माण कुछ इस तरह से होता है। हम एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। मियोसिस यानी कि पहले ये डिप्लॉइड सेल था जिसमें मियोसिस प्रक्रिया होती है, मियोसिस प्रोसीजर चलता है और मियोसिस के दौरान ये 4 हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इन 4 हैप्लॉइड सेल में से ऊपर की जो 3 थी वो आकार में छोटी होती हैं और एक आकार में बड़ी होती है। जो छोटी थी वो डीजेनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिसमें से जो नीचे वाली सेल थी वो ग्रो करती है। नीचे वाली सेल के ग्रो करने के बाद हम देखते हैं कि अब इसमें माइटोसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। याद रखें एक चीज, मियोसिस हमेशा जर्मिनल सेल में होती है और माइटोसिस ये आपकी सोमैटिक सेल्स में होती है। मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल में होती है और माइटोसिस हमेशा हैप्लॉइड। डिप्लॉइड माने डबल कोशिकाएं यानी डबल सेल्स, और हैप्लॉइड यानी सिंगल सेल्स। तो इनमें ये हमेशा प्रोसेसर चलता है। ये सिंगल सेल है तो इसमें माइटोसिस की प्रक्रिया हो रही है। तो माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनती हैं, तो 2 डॉटर सेल यहाँ बनी। ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है ये एक दूसरे के अपोजिट पोल पर इकट्ठे हो जाते हैं और अपोजिट पोल पर इकट्ठे होने के बाद फिर से माइटोसिस की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं और 4 सेल्स बन जाती है। इन 4 में से प्रत्येक पोल से एक सेल बीच में आ जाती है जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई का जो साइटोप्लाज्म होता है वो तो फ्यूज कर लेता है, लेकिन इसके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते, इसलिए 2 न्यूक्लियस तो दिखाई देते हैं, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है। इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। अब हम इस चित्र में देखें तो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ऊपर 3 सेल है, तो ये 3 सेल कुछ इस आकार में बड़ी हो जाती है जो इसमें देखने पर चेलेजल एंड की तरफ दिखती है, तो ये एंटीपोडल सेल कहलाती है। बीच वाले को आप जानते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस कह रहे हैं, तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई हो गया। इसको एग सेल के नाम से जाना जाता है। इसमें से जो एक सेल है वो आकार में थोड़ी बड़ी हो जाती है जिसको आप एग सेल कहते हैं, और इसकी जो 2 छोटी कोशिकाएं हैं सेल्स वो यहाँ इकट्ठी हो जाती है, वो सिनर्जिड्स के नाम से जाना जाता है। सिनर्जिड्स का मतलब हेल्पर सेल्स होती हैं
जो एक सेल का डेवलपमेंट होने में मदद करेगी, हेल्प करेगी, इसलिए वो सिनर्जिड्स कहते हैं। एंटीपोडल सेल ये वे सेल्स होती हैं जो डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को इस वाले भाग से, ओव्यूल के इस वाले भाग को न्यूसेलस कहते हैं, यहाँ से न्यूट्रिशन देने में मदद करेगी। तो इस तरह से ये पूरा एक एम्ब्रियो सेट बन जाता है। इसको फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। और 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्ट्रक्चर के नाम से भी इसे जाना जाता है। यदि हम इसके न्यूक्लियस गिन लें तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 न्यूक्लियस है। यदि सेल की बात करें 1 2 3 4 5 6 7, तो सेल 7 हो जाती हैं और न्यूक्लियस 8 हो जाते हैं। इस प्रकार इसको 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर का निर्माण होता है और मेगास्पोर का डेवलपमेंट होने के बाद इसमें फिर पॉलिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो स्टूडेंट, अभी हम बात कर चुके थे पहले फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। अब हम इसमें बात करते हैं कि जो मेगास्पोर है जब वो पूरा बन जाता है ओव्यूल के अंदर, तो हमने पहले बात की थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। तो माइक्रोस्पोर में क्या था कि एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन्स के बनने की प्रक्रिया को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये फ्लावर में था। अब उसके बाद मेगास्पोर आया, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ओव्यूल के अंदर बनने वाले एम्ब्रियो से या मेगास्पोर के बनने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के अंदर पूरे डेवलप हो चुके हैं, तो अब इनमें एक प्रक्रिया रह जाती है, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो पॉलिनेशन के नाम से होता है। पॉलिनेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो किस प्रकार है? द transfer of pollen grain from anther to the stigma called pollination। ये pollination है। यदि हम एक छोटी सी स्ट्रक्चर फ्लावर की बना लें तो ये कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार हमको फ्लावर की नजर आती है। तो यहाँ पर ये एंथर लगे हुए हैं। तो हम जानते हैं कि एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन्स होते हैं। छोटी छोटी एक सेक्स सेल्स होती हैं जिनको हम पॉलिन ग्रेन्स के नाम से जानते हैं। ये पॉलिन ग्रेन्स हैं जो एंथर के अंदर भरे रहते हैं। अब पॉलिन ग्रेन्स का इस वाले भाग पर, यानी कि पॉलिन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर गिरना, तो इसको हम स्टिग्मा बोलते थे। तो पॉलिन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर गिरने की प्रोसेस ही पॉलिनेशन कहलाती है। देखें, इट इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। देयर आर 2 टाइप्स। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि पॉलिनेशन फ्लावर में 2 प्रकार का होता है। तो कैसे कैसे होता है इसमें हम बात करते हैं। पहली है सेल्फ पॉलिनेशन। ये इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? The transfer of pollen grain from anther to the stigma, from anther to the stigma on the same plant। तो एक ही प्लांट
प्लांट के फ्लावर के बीच में, एक ही प्लांट है उसी पर जो फ्लावर लगे हुए हैं उनके बीच में होने वाला जो पॉलिनेशन है उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन भी दो प्रकार का होता है, देयर आर ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है ऑटोगैमी और दूसरा होता है गीटोनोगैमी। गीटोनोगैमी, तो ये ऑटोगैमी और गीटोनोगैमी है। अब ये कैसे होंगे तो हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ऑटोगैमी की। तो हम ऑटोगैमी की इसमें बात करते हैं, तो मैं यहाँ से बता देता हूँ अपना। इसमें कैसे बात करते हैं हम ऑटोगैमी? तो ऑटोगैमी क्या है? द ट्रांसफर of pollen grain from anther to the stigma on same flower, on same plant। एक ही प्लांट पर पाए जाने वाले एक ही फ्लावर में होने वाला पॉलिनेशन ऑटोगैमी है। और गीटोनोगैमी की बात करें तो द ट्रांसफर of pollen grain from anther to the stigma of different flower on same plant। एक ही प्लांट पर पाए जाने वाले दो अलग अलग फ्लावर के बीच में होने वाला पॉलिनेशन आपका गीटोनोगैमी कहलाता है। तो किस प्रकार होगा तो हम एक चित्र की सहायता से इसे समझ लेते हैं। ये प्लांट है, प्लांट पर जो फ्लावर लगे हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि यदि इसका एंथर किसी भी स्टिग्मा पर गिर जाता है तो इसी प्रोसीजर को हम ऑटोगैमी कहते हैं। और यदि इसका पॉलन ग्रेन्स इसकी स्टिग्मा पर गिरता है तो इसको हम गीटोनोगैमी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर पर होने वाला पॉलिनेशन ऑटोगैमी है और एक प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच होने वाला पॉलिनेशन गीटोनोगैमी कहलाता है। उसके बाद हम क्रॉस पॉलिनेशन की इसमें बात करते हैं। पॉलिनेशन एक बहुत प्रमुख प्रक्रिया होती है जिसके अकॉर्डिंग फ्लावर एक नए प्रकार की संतान यानी कि शीड को जन्म देता है जो एक नए प्रकार का प्लांट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो इसमें हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन तो ये क्या है? तो हम जैसे क्रॉस से समझ रहे हैं, क्रॉस का मतलब होता है तो अलग अलग प्रकार की वेराइटीज के बीच में होने वाला एक पॉलिनेशन। तो इसमें क्या था? द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma, from anther to the stigma on different flower या on different varieties of flower by the help of agent called क्रॉस पॉलिनेशन। ये किसी ना किसी एजेंट की हेल्प के द्वारा होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स अपने आप तो नहीं पहुंच जाएंगे लेकिन उन पॉलन ग्रेन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए किसी ना किसी एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? एयर, वाटर, इंसेक्ट्स, ह्यूमन, बर्ड,
बैग एक्सेट्रा। ऐसे काफी सारे एजेंट हो सकते हैं जो पॉलिन ग्रेन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान में लेके जाएंगे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के एंथर तक पहुंचाएंगे। तो इसमें हम ये आपकी बात करते हैं, या दो फ्लावर का एक डायग्राम हमने बना लिया। तो हमने जैसे बात की दो डिफरेंट वेराइटीज के बीच में होगा, वो यहाँ हमने एक और वेराइटी फ्लावर की बना ली है। तो हम देख रहे हैं कि पॉलिन ग्रेन्स का इस फ्लावर से इस फ्लावर में पहुंचने के लिए किसी न किसी एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्लावर यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, तो मान लीजिए एक इंसेक्ट इसको लेके जा रहा है। तो ये इंसेक्ट इसे ले जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इंसेक्ट पहले इस फ्लावर पर बैठा होगा, बैठने पर नेक्टर ले रहा होगा। तो नेक्टर लेते समय पॉलिन ग्रेन्स उसके पैरों में या पंखों से या उसके चेहरे से चिपक गए होंगे। जब वो दूसरी जगह नेक्टर लेने जाएगा तो पॉलिन ग्रेन्स वहां पर यानी दूसरे फ्लावर पर उपस्थित ओवरी पर छूट जाएंगे, यानी कि उसकी स्टिग्मा पर छूट जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये क्रॉस पॉलिनेशन है। याद रखें, क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीरोडेमी और एलोडेमी के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत प्रमुख टॉपिक था जिसमें हम ये पढ़ चुके कि किस तरह से फ्लावर अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को पूरा करते हैं और इसके द्वारा एक नई संतान को जन्म देते हैं। उसके बाद हम फिर कल आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।